सो वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे इंड्योरेंस एजुकेशन वर्कशॉप में। और आज का वर्कशॉप जो है वो इंड्योरेंस रूल्स रेगुलेशंस और कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर है, जिसको हमारे साथ में शेयर करेंगे मिस्टर खुशरू पटेल। मिस्टर पटेल एक इंड्योरेंस राइडर है, एक्सपीरियंस्ड है, कोच भी है और नेशनल जज भी है। तो ये सेशन हम सबके लिए एक अच्छा सेशन होने वाला है। और थैंक यू मिस्टर पटेल सेशन को ज्वाइन करने के लिए। वेलकम वेलकम। ये सेशन जो है ये कंटिन्यूएशन है हमारे इंड्योरेंस एजुकेशन वर्कशॉप्स का। करीब 10 ऑनलाइन वर्कशॉप्स हम इस साल करेंगे। इसके अलावा 3 ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होंगे और फिर कुछ टूर्नामेंट्स एंड चैंपियनशिप्स अगर हम जा सके तो उसमें एज अ टीम भी जाएंगे। तो ये दूसरा सेशन है इस पूरे प्रोग्राम का। हमने एक इंड्योरेंस एजुकेशन वर्कशॉप जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है वो 10 से 12 मार्च सीकर राजस्थान में किया है। अपने नए राइडर्स एंड एक्सपीरियंस राइडर्स को लेके वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल रहा और आगे आने वाले टाइम पे हम उसका इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक पे साझा भी करेंगे। ये सेकंड वर्कशॉप है, जैसे आप देख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इंड्योरेंस में नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक हॉर्स राइडिंग स्पोर्ट है, इंड्योरेंस का आउटडोर स्पोर्ट है। जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं अपने घोड़ों के साथ में वो है 40, 60, 80, 120, 140 और 160 किलोमीटर। इंडिया में 40, 60 और 80 के कॉम्पिटिशन्स हुए हैं। ये एक टीम इवेंट है और इंडिविजुअल इवेंट है। इसका मतलब आप कुछ एक राइडर्स इसमें टीम के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं या इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिपेंडेंट है, मिस्टर पटेल हमको बताएंगे उसके बारे में। स्पीड पैरामीटर्स है, मिस्टर पटेल उसके बारे में भी बताएंगे हमको। और हॉर्स कंडीशन पे डिपेंड करता है विनिंग या लूजिंग एज वेल। वेल देयर इज नो लूजिंग एक्चुअली, फिनिशिंग इज विनिंग। तो हॉर्स के क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में भी मिस्टर पटेल हमें बताएंगे। जस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ मिस्टर खुशरू पटेल। मिस्टर पटेल एक एक्सपीरियंस इंड्योरेंस राइडर हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था ना कि हाँ ऐसा हो रहा है। You can go on mute. तो लगा कि विनती आप शायद म्यूट पे चले जाइए। मिस्टर पटेल 60 किलोमीटर्स 2019 ऑल इंडिया ओपन में गोल्ड विनर भी हैं। एक ट्रेनर है, कोच है, उसके साथ ही नेशनल जज भी है इंड्योरेंस के लिए। और काफ़ी सारी इवेंट्स इन्होंने अपने मेंटरशिप के अंडर, लीडरशिप के अंडर क्यूरेट किए हैं। तो अगेन ये हमारा सौभाग्य है कि मिस्टर पटेल हमारे साथ में हैं और हमसे अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं हमें। कुछ एक रूल्स इस सेशन के वो ऐसे हैं। सेशन लेक्चर बेस्ड है, मिस्टर पटेल लेक्चर देंगे एंड आप सभी से निवेदन है कि कोई भी बीच में इंटरप्ट ना करे जब स्पीकर स्पीक कर रहे हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, या जब आपसे पूछा जाए तो आप उन क्वेश्चंस को साझा कर सकते हैं। क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा कोई मनाही नहीं है। जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे आपके लिए अच्छा होगा और हम सबके लिए अच्छा होगा। जब आप नहीं बोल रहे हैं तो काइंडली म्यूट पे रहिएगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो और एक दूसरे के साथ में आप कर्टियस रहिएगा। ओवर टू यू खुशरू सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एंड्योरेंस को 2 मिनट बाजू में रख के ये समझिए कि ये एक इवेंट है जहां पे पहला तो जेंट्स और लेडीज साथ में करते हैं, कोई भी लेडीज या जेंट्स का सेपरेशन नहीं है। सेकेंड, ये एक इवेंट है जिसमें 2 जिस्म, 2 हार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर, 2 फिजिकल बॉडीज आर वर्किंग टुगेदर। कोई दूसरा स्पोर्ट नहीं है, क्रिकेट ले लो, बैडमिंटन ले लो, वहां एक ही ह्यूमन है, एक ही मास और हार्ट है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अपना पार्टनर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड पहली बात के ये घोड़ा अपना पार्टनर है। और मैं तो आज भी ये समझता हूं कि
अपना जो पार्टनर है घोड़ा वो 70% काम करता है और हम लोग 30% काम करते हैं एक एंड्योरेंस इवेंट में। पहले इसको एंड्योरेंस रेस निकाल के हम इसको एंड्योरेंस चैंपियनशिप बोलेंगे, और हम लोग एंड्योरेंस चैंपियनशिप ही बोलते हैं क्योंकि ये चैंपियनशिप है। इसमें रेस बहुत ही छोटा मायने रखता है, ज्यादातर एंड्योरेंस चैंपियनशिप है। और ये मेन चैंपियनशिप किसके लिए है? आपका पार्टनर और आपकी जो दोनों की मिल भगत, आप अपना पार्टनर को कितना समझते हो, कैसा समझते हो, उसकी काबिलियत को आपने कैसा समझा है और वो कैसा आप निखर के लाते हो, ये एक एंड्योरेंस चैंपियनशिप है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, जैसा मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट के 70% अपना पार्टनर है, पार्टनर बोलेंगे तो हॉर्स है, और 30% अपन है। सेकेंड मूवमेंट इसके हॉर्स, इसमें जेंट्स और लेडीज आर ऑलवेज मॉनिटर एट द सेम लेवल। थर्ड ये है कि अभी खाली घोड़े के इवेंट में आएंगे, जैसे जैसा पोलो है, फ्लैट रेसिंग है, फ्लैट रेसिंग जो रेस कोर्स पे होता है, आप जंपिंग बोलो, ड्रेसाज बोलो, क्रॉस कंट्री बोलो, ये सब में कहीं पे भी मेडिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अपना एक ही ये इवेंट है जिसमें मेडिकल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होता है। जंपिंग वाले दूसरे सब सोचते हैं कि आपका इवेंट बहुत इजी है, हमको उनसे बहस नहीं करना है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अपना इवेंट में, एंड्योरेंस में, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इसमें मेन कंडीशन है कि घोड़े को संभाल के, अपना पार्टनर को संभाल के आपका लक्ष्य अचीव करना है। आपका लक्ष्य 20 किलोमीटर हो, 40 किलोमीटर हो, 60 किलोमीटर हो या 160 किलोमीटर हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि मेरे को एंड्योरेंस में क्यों ज्यादा मजा आ रहा है, अभी करीबन 9 साल से मैं कंटिन्यूस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो अपना पार्टनर का जो रिलेशनशिप अपने साथ बनता है कि उसका हार्ट रेट कहाँ जाएगा, वो डिहाइड्रेट कैसे होएगा, उसका क्या स्पीड है, कैसा है, ये इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को इसमें बहुत मजा आता है और मेरे को इसमें बहुत ही साइंटिफिकली अप्रोच होता है, जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे होता है। ओके, तो टू फर्स्ट स्टार्ट विद द एंड्योरेंस के एंड्योरेंस क्या है। बेसिकली एंड्योरेंस कहां से चालू हुआ, एक्चुअली कहां से ये चालू हुआ है, ये जो एंड्योरेंस का इफेक्ट जो मैंने पढ़ा है, ये यहां से चालू हुआ कि महाराजा राजा लोग को जो सबसे बेस्ट घोड़ा चुनना था, या नेवी आर्मी के जो हेड को, कर्नल को सबसे बेस्ट घोड़ा चुनना था, तो कैसे चुनते थे? तो उनका ये लक्ष्य था कि हम लोग घोड़े को इतना इतना भगाएंगे, ये करेंगे, उसके बाद में उसका हार्ट रेट देखेंगे, कोई बोला मैं लेमनेस देखूंगा, ऐसा करके ये पूरा एंड्योरेंस का माहौल पैदा हुआ है। जहां तक सब बुक्स बोलती है, ये सब फॉर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट एनिमल अपने राजा के लिए या अपने मिलिट्री के स्टाफ के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है आज की तारीख में, जैसे पहले तो 20 किलोमीटर एंड्योरेंस कहीं भी नहीं होता है वर्ल्ड में, हमने इंडिया में चालू किया है जस्ट एज अ बिगिनर। एंड्योरेंस बेसिकली 40 किलोमीटर से चालू होता है, लेकिन इंडिया में 20 किलोमीटर मैंने ही चालू किया है शायद लोनावाला में, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जब घोड़े आते एकदम 40 किलोमीटर करेंगे, घोड़ा बीमार पड़ जाएगा, घोड़ा लेम हो जाएगा, राइडर को समझ नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले खाली 20 किलोमीटर का करते हैं एज अ इंट्रोडक्टरी एंड्योरेंस चैंपियनशिप। अभी एंड्योरेंस में मेन क्या है कि आपको एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस आपको करना है। ओके, आपने डिसाइड किया कि मैं आज 40 करूंगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आपको पहली टाइम आना है, 20 करना है, 20 किलोमीटर करने के बाद में अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आप 40 पे जा सकते हो, 40 क्वालिफाई करोगे तो आप 60 पे जा सकते हो, और 60 क्वालिफाई करोगे तो आप 80 पे जा सकते हो। तो एंड्योरेंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना घोड़ा समझना है, आपको अपना घोड़े की चाल समझनी है, हार्ट रेट समझनी है, और घोड़े को पास करना है। अभी जो बात करेंगे, मैं टोटल आपको दिस इज द जनरल बेसिक एक ओपिनियन है जो एंड्योरेंस का क्या हो रहा है। अभी हम लॉ से बात करेंगे, जो एंड्योरेंस के जो बेसिक लॉज है। उसके पहले एक बात के ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो एफईआई ने बनाया है। एफईआई इज द फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ इक्विस्टेरियन, एफईआई ने बनाया है। एफईआई ने ये बनाया है, लेकिन ये वर्ल्ड ओवर के लिए, इंडिया में भी होता है,
मेक्सिको में भी होता है, लंदन में भी होता है. सो ये जनरल ट्रेंड है. FEI का बुक में भी लिखा है कि एज पर द लोकल कंडीशंस देयर आर सर्टेन प्रोविजंस यू कैन चेंज. आप सर्टेन चेंजेस कर सकते हो. सो हर इवेंट में जो मैं अभी बोलता हूँ वो 99% दिस इज द लॉ डन बाय FEI. हालांकि एक इवेंट में छोटा सा माइनर चेंजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक. सो अभी एक उदाहरण आपको देता हूं कि क्यों जैसा कंट्री वाइज कैसा चेंज हो. लास्ट ईयर जब फ्रांस में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी तो स्पीड रेट आया था 24 या 28 किलोमीटर. 28 किलोमीटर वाज द एवरेज रेट ऑफ द विनर. ये साल जब ये UAE में हुई तो एवरेज स्पीड रेट, हाईएस्ट स्पीड रेट आया 21 किलोमीटर. राइडर तो लगभग वही थे, घोड़े तो लगभग वही थे. सो डिपेंड ऑन द ग्राउंड, डिपेंड ऑन द कंडीशंस. अभी UAE में ट्रैक तो बहुत अच्छा है लेकिन ट्रैक नरम है जिसमें घोड़े के पैर अंदर चले जाते हैं, तो बट ऑब्वियसली आपका स्पीड डाउन हो जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड अराउंड ये डिसीजंस चेंज होते हैं. नाउ स्टार्टिंग बेसिकली, तो बेसिकली जो लूप बोलते हैं, लूप जो बोलते हैं जो आपका घोड़े ने राइडिंग किया, लूप जो हम लोग बोलते हैं, आपको एक ट्रैक दिया जाता है, आप वो ट्रैक पे राइडिंग करोगे, उसको लूप बोला जाता है. लूप इंटरनेशनली 20 किलोमीटर मिनिमम और 40 किलोमीटर मैक्सिमम का होता है. जैसे किसी ने कहीं पे, अभी समझो कहीं आप 40 किलोमीटर करते हो तो ये भी हो सकता है कि पहला लूप 25 किलोमीटर का है और सेकेंड लूप 15 किलोमीटर का है. हाँ, 20 के नीचे लूप नहीं होना चाहिए और 40 के ऊपर नहीं लूप होना चाहिए. दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. हालांकि इंडिया में अभी तक अपन यही प्रैक्टिस कर रहे हैं. इंडिया में अभी तक लूप्स हमको ट्रैक्स ज्यादा मिले नहीं है, तो इंडिया में 20 का हुआ तो 20 दो बार ही करते हैं. अभी ह्यूस्टन पार्क जहां मैं गया था लंदन में, तो वहां अगर 160 किलोमीटर करना था तो ऐसा नहीं था कि 30 किलोमीटर का लूप आपको 6 टाइम करना है. पहला लूप 23 किलोमीटर का था, दूसरा लूप 28 किलोमीटर का था, तीसरा लूप 38 किलोमीटर का था. हर लूप अलग अलग क्वांटिटी भी होता है. सो वो भी होता है. टोटल आपका वो 120-160 किलोमीटर आना चाहिए. सो लूप को पहले हमने समझा है कि लूप आपका 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के अंदर रहना चाहिए. दिस इज दी FEI लॉज एंड प्रैक्टिसेस. अभी उसके बाद में जब भी आपका एंड्योरेंस चालू हुआ, रेस आपका चैंपियनशिप चालू हुआ, आप माउंट हो गए, आपको फ्लैग ऑफ किया, समझो 6 बजे आपको सुबह फ्लैग ऑफ किया. आप अलाउड हो कि आप 15 मिनट उसके पीछे जा सकते हो. ये एंड्योरेंस में अलाउड है कि अगर 6 बजे रेस या चैंपियनशिप आपकी इवेंट चालू हुई, आप 15 मिनट के अंदर आपको आपका लाइन क्रॉस करना है. मान लो कि पहले राइडर एग्जैक्टली फ्लैग डाउन किया, निकले, दूसरे राइडर 2 सेकंड बाद निकल सकते हैं. हम लोग नॉर्मली 4-5 मिनट के बाद निकलते हैं. जब पूरा रश निकल जाता है, सब मारामारी खत्म हो जाता है, हम लोग नॉर्मली 4-5 मिनट के बाद निकलते हैं. सो एंड्योरेंस में ये चीज है कि आप 15 मिनट के बाद में जा सकते हो, लेकिन आपका टाइम गिना जाएगा व्हेन द फ्लैग वाज डाउन. खुशी सर, हाँ जी, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ जी, बोलिए. एनी क्वेश्चंस प्लीज, आप क्वेश्चन पूछते जाइए. मैं जस्ट हैंड रेज करके आपको बताते रहूंगा. चैट में क्वेश्चन आ रहे हैं. संबित ने पूछा है कि सर व्हाट इज लूप. तो लूप आपका ट्रैक है, जो आपको ट्रैक दिया जाएगा, 20 किलोमीटर का जो ट्रैक दिया जाएगा इज ऑल्सो कॉल्ड अ लूप. उसको देखो, इंटरनेशनली 3-4 वर्ड्स वापरे जाते हैं. लूप वापरा जाएगा, राइड वापरा जाएगा कि ये आपका राइड हुआ, 20 किलोमीटर का राइड हुआ. राइड भी बोला जाएगा, लूप भी बोला जाएगा, ट्रैक भी बोला जाएगा. देयर आर डिफरेंट वर्ड्स बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट रीजन्स. आपको जो राइडिंग का जो ट्रैक दिया है उसको लूप बोलते हैं हम लोग. उसको लूप भी बोल सकते हो, उसको राइड भी बोल सकते हो, उसको ट्रैक भी बोल सकते हो. ओके, सो ये लूप हो गया. तो अभी आपका जब भी फ्लैग आउट हुआ, 6 बजे आपने चालू किया, फ्लैग आउट हुआ, 15 मिनट आपको मिलती है. आप 15 मिनट के अंदर कभी भी जा सकते हो, बट योर टाइमिंग विल बी कैलकुलेटेड एट 6 o'clock ओनली. मान लो मैं 6:04 को निकला, मेरा टाइमिंग 6 बजे ही होगा. मान लो आप 6:12 को निकले, आपका टाइमिंग 6 बजे होगा. वो 12 मिनट आपने लूज किया है, वो आपका प्लानिंग है. आप कैसा अपना डिस्टेंस कवर करोगे, आपने क्या प्लान किया, वो आपके ऊपर है. तो ये बात हो गई स्टार्ट की. अभी आपको 20 किलोमीटर जाना है, उसके अंदर कंपलसरी पॉइंट्स रहेंगे.
ट्रैक दिया है, ट्रैक के अंदर मार्किंग रहता है, रेड इज ऑन द राइट, आर आर हमेशा याद रखने का। नॉर्मल कंडीशन ऑफ FEI लॉज आर रेड इज ऑन द राइट एंड व्हाइट इज ऑन द लेफ्ट। तो आपका ट्रैक के ऊपर पूरा मार्किंग किया जाएगा, राइट हैंड साइड पे रेड कलर का मार्किंग रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाइट कलर का मार्किंग रहेगा। आपको वो ट्रैक पूरा फॉलो करना है, आपको वो ट्रैक पूरा कंप्लीट करके वापस आना है। ट्रैक के बीच में देयर विल बी कंपलसरी पॉइंट्स, उनको बोलते हैं CP, उनको बोलते हैं CP, कंपलसरी पॉइंट्स। कंपलसरी पॉइंट्स कहां पे? जहां पे कोई यू टर्न है या जहां पे कोई राइडर शॉर्टकट ले सकता है, तो वहां पे मार्शल्स रहते हैं। मार्शल का 3 काम है, एक देखने का कि आपने ट्रैक को कट नहीं किया है, आपने शॉर्टकट नहीं लिया है। दूसरा, एट एवरी 10 किलोमीटर पानी का ड्रम रहता है घोड़े के लिए और आपके लिए, दैट इज अ स्टैंडर्ड। कोई 5-5 किलोमीटर पे रखते हैं, कोई 8-8 किलोमीटर पे रखते हैं, कोई डिपेंड्स ऑन कैसा प्रोविजन है, कैसा रास्ता है, उसको भी रखते हैं। लेकिन बेयर मिनिमम 10 किलोमीटर के बीच में आपका पानी रहना चाहिए फॉर द हॉर्स एंड फॉर द राइडर। तो CP पे जो मार्शल बैठता है उसका 3 काम है। एक, देखना है कि आपने CP क्रॉस किया, आप गलत भागने गए, आप गलत निकलने गए। सेकेंड, घोड़े को पानी मिलेगा और आपको पानी मिलेगा, ये चीज हो सकता है। CP आपको गाइड कर सकता है लेकिन आपको हेल्प नहीं कर सकता है। हाँ, आप गिर गए तो CP आपको हेल्प करेगा, लेकिन अदरवाइज CP आपको हेल्प नहीं कर सकता। ही कैन ओनली गाइड यू कि हाँ ये रास्ता है, आप ये ले सकते हो। अगर आप लॉस्ट हो गए तो CP कैन गाइड यू दैट। तो CP का पर्पस वो रहेगा। तो आपने राइड चालू किया, आपका 20 किलोमीटर आप जा रहे हो, रेड इज ऑन द राइट, व्हाइट इज ऑन द लेफ्ट। आप जा रहे हो, आप 4-5 किलोमीटर जाओगे, शायद आपको CP पॉइंट मिलेगा। वापस आप 4-5 किलोमीटर जाओगे, आपको CP पॉइंट मिलेगा, वहां आप अटक सकते हो, पानी पी सकते हो, घोड़े को पानी पिला सकते हो, घोड़े के ऊपर पानी डाल सकते हो, और CP से नंबर बोल देने का कि CP भी लिख ले। यू शुड शाउट योर नंबर 4। सो CP भी लिख ले। वो गलती से नहीं लिखेगा तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम होगा कि आपने वो CP पॉइंट नहीं गए थे। तो कभी CP का भी ह्यूमन एरर हो सकता है। तो यू शुड शाउट कि भाई मेरा नंबर लिख लो। वो करके आप आगे बढ़ो, 10 किलोमीटर चलो, 12 किलोमीटर चलो, 15 किलोमीटर चलो, एंड यू कम बैक टू 20 किलोमीटर्स। आपने पहला अपना लूप खत्म किया। लूप, वापिस में बोलता हूं, उसको लूप भी बोला जाएगा, उसको ट्रैक भी बोला जाएगा और उसको राइड भी बोला जाएगा। अभी आप जब पहली बार अंदर आ गए 20 किलोमीटर के बाद, तो जब भी आप क्रॉस लाइन करते हो तो आपका राइड खत्म होता है। राइड या लूप या ट्रैक, आपका जो राइड टाइम है वो खत्म होता है। आप 6 बजे निकले, आप 6:30 बजे आए, और आप 7:30 बजे आए, सो आपका राइड टाइम वाज 1 hour 30 minutes। सो आपका राइड टाइम वहां पे खत्म होएगा, और वो राइड टाइम खत्म होके आपको एक स्लिप मिलेगा। विमल, कैन वी सी स्लिप नंबर 1? या सो ये जैसा है, ये नंबर 24 इज द राइडर का जो बिब होता है, इज द बिब नंबर। नाम है वो राइडर का उस्मान लागड़ा वाला। स्टार्ट टाइम उसने 7:30 बजे चालू किया था, राइड फिनिश हुआ आया 8:48 and 34 seconds। तो ये जैसा आप पहला अपना लूप खत्म करोगे तो आपको ये चिट्ठी दी जाएगी। ये चिट्ठी हमारे यहाँ डिजिटली होती है। लास्ट 3-4 इवेंट से हम लोग डिजिटली कर रहे हैं। कहीं पे ऐसा भी होता था कि पहले हैंड रिटन भी होता था। तो ये आपको चिट मिलेगा कि भाई आप 7 बजे 7:30 बजे निकले, हालांकि आप 4 मिनट लेट निकले या 12 मिनट लेट निकले, आपका स्टार्ट टाइम वही गिना जाएगा, विच आई रिपीटेड। वो गिनने के बाद में आप आए 8:48 और 34 सेकेंड्स पे, ये आपको चिट्ठी हाथ में दे देगा। वो आने के बाद में आपको मिलता है 15 मिनट। उसके बाद में टाइम चालू होता है। अभी आपका राइड खत्म हो गया, या आपका लूप खत्म हो गया, या आपका ट्रैक खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उसका टाइमिंग आ गया। इसके बाद में आपको मिलेंगे 15 मिनट। 15 मिनट को बोला जाता है कूलिंग डाउन टाइम। कूलिंग डाउन टाइम के लिए आपको देखना है कि 8:48 को मैं गया, मेरे को 15 मिनट के अंदर मेरा घोड़े को कूल डाउन करके लेके जाना है। कूल डाउन बोलेगे तो क्या, अभी जैसा आप घोड़े का नॉर्मल हार्ट रेट, स्टैंडिंग हार्ट रेट इज बिटवीन 30 to 38। ओके, मैंने गैलप पे हार्ट रेट देखा है 210 मेरी लाइफ में। जब आप गैलप करते हो तो हार्ट रेट बढ़ता है, बट ऑब्वियस आप नॉर्मल राइडिंग करोगे तो आपका हार्ट रेट 90, 120, 140 के आसपास रहेगा। आपको घोड़े को कूल डाउन करके 64 का उसका हार्ट रेट लाके आपको जाने का है वेट के पास चेक कराने के लिए।
तो आप उसको कूलिंग डाउन प्रोसेस बोलते हैं। कूलिंग डाउन टाइम 15 मिनट दिया जाता है और उसको कूलिंग डाउन प्रोसेस बोलते हैं। कूलिंग डाउन प्रोसेस में डिटेल में हम लोग बाद में आएंगे, जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग द लॉज। सो कूलिंग डाउन प्रोसेस में मैं बाद में बात करूंगा उसको क्या क्या देखना चाहिए। मान लो आपने घोड़े को 9 मिनट में आपका हार्ट रेट चेक कर लिया। हार्ट रेट डिजिटल मॉनिटर्स आते हैं, आप अपने आप को भी ट्रेन कर सकते हो। डिजिटल मॉनिटर्स आते हो, आप डिजिटल मॉनिटर्स लगा लो, आप हार्ट रेट चेक करो, आपको मालूम पड़ेगा आपका घोड़ा का हार्ट रेट आया है। आपको इमीडिएटली लेके जाने का है वेट को घोड़ा दिखाने के लिए। आप वेट गेट पास करोगे तो आपका वेट इन का टाइम आएगा। नाउ कैन वी सी द सेकंड स्लिप प्लीज। अभी यहां अगर आप देखोगे सेम राइडर का है, उसने स्टार्ट किया 7:30 को, राइड फिनिश किया 8:48, वेट इन को चले गया 8:54 को। तो उसने समझ लो कि 7-8 मिनट में 48, तो 6 मिनट के अंदर उसने घोड़े को कूल डाउन करके वो वेट इन पे चले गया। वेट इन पे जाओगे वहां पे भी आपका टाइमिंग लिखा जाएगा। अभी वेट इन के अंदर जाने के बाद में वहां पे मार्शल रहेगा। मार्शल आपको बोलेगा वेट नंबर 1, वेट नंबर 2, 5 वेट नॉर्मली रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इवेंट। वो बोलेगा वेट नंबर 2 के पास जाओ, आपको वेट नंबर 2 के पास जाना है और अपना घोड़ा प्रेजेंट करना है। उस टाइम पे आपका कोई सैडल नहीं रहेगा, घोड़े की पैर के ऊपर की पट्टी नहीं रहेगी, खाली ब्राइडल रहेगा या बिट रहेगा। आपको घोड़ा लेके जाने का पहले वेट हार्ट रेट चेक करेगा। अगर हार्ट रेट 64 के नीचे है तो आपको बोलेगा ओके। अगर हार्ट रेट 64 के ऊपर है तो आपको बोलेगा गो बैक। गो बैक का मतलब कि पहला जो लूप है, जो बीच के लूप के अंदर आपको 2 टाइम आप घोड़े को प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपने गलती किया तो आप घोड़े को 2 टाइम प्रेजेंट कर सकते हो। पहली बार समझो आप गए, आपको लगा 64 है, लेकिन जाते जाते या तो आपका मिस्टेक हो गया या तो जाते जाते घोड़ा एकदम गर्म हो गया, डर गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, एंग्री हो गया, तो भी उसका हार्ट रेट ऊपर जा सकता है। तो अगर वो देखेगा कि 64 के ऊपर, तो आपको वेट बोलेगा प्लीज गो बैक। तो अगर जब आप गो बैक करते हो उसको बाद में 2 मिनट के बाद करेंगे। मान लो कि मेरा घोड़े का हार्ट रेट 64 के नीचे आ गया, तो इससे ओके, 64 इज ओके। उसके बाद में वो चेक करेगा डिहाइड्रेशन। अगर आपका घोड़ा डिहाइड्रेट हुआ है, अगर आपने उसको ट्रैक पे संभाला नहीं, अगर आपने घोड़े को तकलीफ में रख के आप लेके आए, घोड़ा अगर डिहाइड्रेट हो गया तो वेट बोलेगा घोड़ा इज डिहाइड्रेटेड, यू आर फेल। सो डिहाइड्रेटेड का पिंच करके देखते हैं, पिंच करके अपन चमड़ा खींच के देखते हैं कि डिहाइड्रेट है कि नहीं। वेट देखता है और वो काउंट है, फिर डिहाइड्रेटेड डेट लेगा। फिर वो गट साउंड देखता है, जो पेट के अंदर का गट साउंड होता है वो लोग चेक करते हैं। उसमें मेडिकली मेरे को इतना नॉलेज नहीं, पर एक पैरामीटर है उन लोग के पास जो गट साउंड चेक करते हैं। और फिर आंख के अंदर का मेम्ब्रेन चेक करते हैं। ये पैरामीटर क्लियर हो गया, आपका हार्ट रेट क्लियर हो गया, आपका डिहाइड्रेशन क्लियर हो गया, गट साउंड क्लियर हो गया, आंख का मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया, तो फिर वो बोलेगा आप ट्रॉट करके दिखाओ। आपको घोड़े को ट्रॉट करके दिखाना है। घोड़ा ट्रॉट में लेम नहीं होना चाहिए। घोड़ा अगर ट्रॉट में लेम नहीं है तो आपका वेट बोलेगा पास, तो आपका घोड़ा पास हो गया। अभी ये जरूरी क्यों है, ये वेट क्या करता है, आपको समझना है कि अपना जो पार्टनर है, जो अपन उसको घोड़ा बोलते हैं, जो अपना पार्टनर है, वो आपको बोल नहीं सकता है कि मेरे को क्रैम्प आ रहा है, वो आपको बोल नहीं सकता है कि मेरे को पानी चाहिए, वो आपको बोल नहीं सकता है कि मेरी तकलीफ मेरी तबीयत खराब है। ये वेट का काम है कि ये पैरामीटर्स देखे, और ये पैरामीटर्स देखने के बाद वेट आपको बोलता है कि हाँ आपका घोड़ा फिट है और 20 किलोमीटर करने के लिए। या तो वेट आपको बोलता है कि नहीं, आपका घोड़े में तकलीफ है, आप अगर और 20 किलोमीटर करोगे आपका घोड़ा बीमार पड़ जाएगा, शायद मर जाएगा, शायद लाइफ लॉन्ग लेमनेस रह जाएगी। इसके लिए वेट का काम है, जो वेट आपको गाइड करता है कि नो यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर द सेकंड राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है। स्टार्टिंग में बहुत राइडर्स को लगता है कि अरे वेट मेरे को क्यों रोक रहा है, मैं कुछ भी कर सकूंगा। नहीं, वेट आपको इसके लिए रोक रहा है क्योंकि उसको घोड़े की वेलबींग देखना है, और आपको भी, ये आपका पार्टनर है, आपको उसकी वेलबींग देखना है। अगर घोड़ा लेम हो गया, अगर घोड़ा वो लेम पत्थर पे, गलत पत्थर पे भी जाके लेम हो सकता है। अगर घोड़ा कोई सिक हो गया, कोई डिहाइड्रेट हो गया, भले हर रोज चलता था लेकिन आज डिहाइड्रेट हो गया, तो आप उसको वापस 20 किलोमीटर चलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो शायद मर जाएगा। इसीलिए वो घोड़े को, एक्चुअली ये डिस्क्वालीफाई जो वर्ड है ना, वो थोड़ा सा अपसेटिंग है।
वो डिस्क्वालीफाई बोलते हैं तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली वो घोड़े, द टेक्निकल वर्ड इज डिस्क्वालीफाइड, लेकिन बोलता है नहीं भाई आपका घोड़े को बचाओ, उसको अगला राइड पे नहीं भेजना है, तो घोड़ा डिस्क्वालीफाई हो गया, तो आप टीम से निकल जाते हो, आप इवेंट से निकल जाते हो। अब ये बात हो गई कि घोड़ा पास हो गया। अभी दो शो का बात करेंगे, समझो ये एक हो गया, ये एक हो गया कि मैं घोड़ा लेके आया, पहले इस टाइम में लेके आया, उसने पास कर दिया, पास करने के बाद में मेरा पास हो गया, मैं जाके खड़ा रहूंगा नेक्स्ट राउंड के लिए। एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि घोड़ा मेरा पहली बार अंदर आया, 64 के ऊपर हार्ट रेट था, वो बोलेगा वापिस लेके आओ, तो वापिस आपको 15 मिनट के अंदर ही आना है, वापिस आपको अभी ये सिनेरियो 2 हुआ। पहला सिनेरियो आपका घोड़ा पास हो गया, सेकंड सिनेरियो हार्ट रेट था, भाई वापिस जाओ, हार्ट रेट ठंडा, पहली बार आप गए 6 मिनट में, दूसरी बार आप गए 12 मिनट में, 12 मिनट में हार्ट रेट बराबर आया, हार्ट रेट बराबर आया तो आपका घोड़ा पास हो गया। तो उसमें क्या होगा, आपका 12 मिनट गिना जाएगा, पहला शो का नहीं गिना जाएगा, उसमें पहला शो का 6 मिनट नहीं गिना जाएगा, आपका टाइमिंग 12 मिनट का गिना जाएगा, लेकिन आपका घोड़ा पास हो गया। और तीसरा फेस है कि आपका घोड़ा फेल हो गया, फॉर गट साउंड और फॉर डिहाइड्रेटेड और फॉर लेमनेस। ये तीन स्ट्रक्चर है। आपका घोड़ा फेल हो गया, उसको रख दिया साइड में, तो यू आर आउट ऑफ द इवेंट। अभी आगे चलते हैं कि घोड़ा मेरा पास हो गया, आपका घोड़ा नो गो टू दैट स्लिप ओनली, नो गो टू स्लिप नंबर 2 ओनली। तो अभी ये देखो यहाँ पे ये स्लिप नंबर 2 अभी खत्म करेंगे। स्टार्ट टाइम आ गया, राइट फिनिश टाइम आ गया, वेट इन टाइम आ गया और टोटल टाइम आ गया। तो टोटल टाइम आपका पड़ा 1 hour 24 minutes, 1 hour 24 minutes and 41। ये आपका टाइमिंग रहेगा, ये आपका टाइमिंग रहेगा सेकेंड लूप में ऐड करने के लिए। और आपका एवरेज स्पीड नीचे आया, दिस इज ओनली फॉर यू टू नो कि मेरा एवरेज स्पीड क्या चल रहा है। ये टोटल टाइम आने के बाद में 1 hour 24 minutes जो आया, उसके बाद में आपको कहीं पे 30 मिनट आपको रेस्ट टाइम मिलता है इन बिटवीन 2 लूप्स। नाउ यू कैन चेंज इन बिटवीन 2 लूप्स आपको रेस्ट, दिस इज आफ्टर द थर्ड वन, we'll go to this later। इसके बाद में आपको मिलता है रेस्ट टाइम, मिलता है आपको 30 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक, आपको 30 मिनट मिल सकता है, 40 मिनट मिल सकता है। वो रेस्ट टाइम में आप रेस्ट कर सकते हो, घोड़े को रेस्ट करा सकते हो, घोड़े को खिला सकते हो, घोड़े को संभाल सकते हो, आप अपना सब मूवमेंट्स करके। वो 30 या 40 मिनट के बाद जो भी ओसी ने डिसाइड किया वहां पे, उसके बाद में आपका सेकेंड राउंड चालू होएगा। अभी ये जो 30 मिनट है, ये 30 मिनट आपके इवेंट में गिना नहीं जाता है। आपका अभी तक का पहला टाइम है 1 hour 24 minutes, वो गिना जाएगा और सेकेंड फेज गिना जाएगा। ये 30 मिनट या 40 मिनट जो सबको सेम मिलता है, तो वो कभी गिना नहीं जाएगा। तो अभी वो 30 या मान लो कि 30 मिनट दिया है आपने, 30 मिनट उसको आपका रेस्ट टाइम है, 30 मिनट के बाद में आपको वापस जाना है। नाउ कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लिप? So there is a question from Deepti. Yeah, please ask. Wet time is calculated in right time, or is the wet time calculated in the right time? Yes, for the first loop। अभी अपन आज खाली we will be only talking about कि एक राइडर 40 किलोमीटर कर रहा है, ओके, 60, 80, 100 पे नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट लूप में आपका वेट टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। तो मान लो कि आपने 1.5 घंटे में आपने राइडिंग किया और 10 मिनट आपको लगा कूलिंग डाउन टाइम, सो आपका टाइम कैलकुलेट रहेगा 1.5 घंटा मीनिंग 1 hour 30 minutes और 10 मिनट कूलिंग डाउन टाइम 1 hour 40 minutes। तो आपका पहला फेज के लिए 1 hour 40 minutes will be calculated। Are we clear? Is she clear on the answer? Yes, Dipti, have sir. you got the answer? Yes, sir. तो right now आपका 1 hour 40 minutes टाइम क्लॉक हो गया। अभी 30 मिनट आपको मिलेगा रेस्ट करने के लिए, 30 मिनट के बाद में आप वापस जा सकते हो। अगेन जब आपका वापस जाना है, समझो 9:24 मिनट को आपको निकलना है, समझो 9 बज के, कैन वी हैव द थर्ड स्लिप नाउ? दैट इज अनदर राइडर। ओके, अभी यहाँ पे अगर अपन चालू करेंगे, स्टार्ट टाइम ये 40 किलोमीटर का है, स्टार्ट टाइम वाज 6:48, लूप या राइड फिनिश किया 7:57 को, वेट इन में गया वो 8:03 को। तो पहला जो फेज, इसको फेज बोल सकते हो, राइट टाइम बोल सकते हो, लूप टाइम बोल सकते हो।
पहला जो फेज हुआ उसका, हाँ सॉरी, लूप टाइम एंड राइट टाइम इज द टाइम दैट यू टुक ऑन द ग्राउंड, और फेज टाइम जो बोलते हैं, फेज टाइम में आपका वेट इन का भी टाइम आ गया। तो अगर आप इसमें देखोगे तो फेज टाइम में आपका आ गया 1 घंटा 18 मिनट और 56 सेकेंड्स, और ये पहला लूप का आपका स्पीड आ गया 15.20। इसके नीचे आपका डिपार्चर फॉर लूप 2 का टाइम भी आ गया, अगर आप पढ़ सकोगे, डिपार्चर फॉर लूप 2 8:43 एंड 53। तो अब वहां तक पहुंच गए, मैंने घोड़े को कूल डाउन कर दिया, मैंने नाश्ता खा लिया, घोड़े को खिला दिया, वापस ट्रैक रखा, एंड आई एम स्टार्टिंग माय सेकंड ट्रैक व्हिच इज एट लूप स्टार्ट टाइम 8:44 को मैं निकल रहा हूं। वहीं पे भी आप वापस 15 मिनट लेट निकल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकता है। अगर 8:44 के बदले में मैं अगर 8:43 के बदले में मैं 8:46 को भी निकला तो मेरे को कोई रोकेगा नहीं, 15 मिनट के अंदर मैं निकल सकता हूं, लेकिन मेरा टाइम कैलकुलेट होगा 8:43 का ही। सो मैं उसके अंदर निकल सकता हूं, वो 15 मिनट के गैप में 1 मिनट आगे 2 मिनट पीछे आगे ही कहीं मैं निकल सकता हूं। वापस सेकेंड लूप आपने चालू किया, मैं वापस रेड ऑन द राइट, व्हाइट ऑन द लेफ्ट आएगा, आपको मार्किंग्स दिखेंगे, और मार्किंग्स दिखने के बाद में जहां जहां आप जा रहे हो सीपीज रहेंगे, कंपलसरी पॉइंट्स रहेंगे। कंपलसरी पॉइंट्स पे आपको ध्यान करना है कि वो आपका नंबर लिखे। कंपलसरी पॉइंट्स पे घोड़े को पानी पिलाना है तो पिलाना है, आपको पानी पीना है तो पीना है, और वापस आपको पूरा लूप खत्म करके आप वापस आ रहे हो। नाउ कैन आई हैव द थर्ड शो ओनली? थर्ड वन इज, I can't see it. Is it on the screen? It is on the screen. We just have a question from. Yeah, tell me. But Dr. Mugdha, we'll ask this question at the end of the session. I think your question is more for the end of the session. We'll ask for the end of the session. Okay. Can I see that screen? Am I missing that the slip, the finish slip? Is it on the monitor? Is it being seen by everybody? The third slip is seen by everybody. Yeah. Okay. Why am I not being able to see? सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? Being seen myself. Yes, it is visible. Okay, I'm not being able to see the screen. You have just turned your screen. I made. Upside. One sec, I need to go to the Zoom. Okay, Just hold on, just hold on over there, sir. Don't do anything. okay. Okay. I can just see myself. I want to see the slip. Can you see them now? No. I've pressed something wrong. Tap. I think you might be you might have changed the view settings actually. Hear me now? We all can hear you, but I think you might just have changed your view settings. Yeah, I can see the screen. Can you see the screen now? Yeah, Yes. everyone can see the screen. Okay. So ये आपका सेकेंड लूप में आप निकले, सेकेंड लूप में राइट पे रेड ऑन द, हमेशा मैं यह ध्यान रखता हूँ, आ रहा रेड ऑन द राइट, व्हाइट ऑन द लेफ्ट, आपको चलना है, सीपी पॉइंट जाना है, वो सेकेंड लूप आप कंप्लीट करके आ गए ना। अगर आप यहाँ देखोगे तो लूप स्टार्ट टाइम वाज 8:44, लूप राइट फिनिश टाइम वाज 9:59। तो ये आपका टाइम मार्क हो गया कि आप इतने टाइम में राइडिंग करके आए। इसके नीचे आपको दिखाएंगे लूप राइट टाइम, सेकंड लूप आपने राइट किया 1 घंटा 15 मिनट। So just to clarify, Sorry? just to clarify, loop 2 आप बात लूप कर 2, yes, लूप 2, सॉरी लूप 2 नीचे पे, लूप 2 पे आपको देखना है। लूप 2 राइट फिनिश टाइम हो गया आपका 9:59। लूप 2 राइट टाइम मीनिंग आपने कितने घंटे में किया, 1 घंटा 15 मिनट में किया, आपका एवरेज स्पीड था 15.83। ये लूप 2 का हुआ। उसके नीचे आएगा आपका टोटल टाइम। अभी टोटल टाइम में क्या ऐड किया जाएगा, आपका पहले का जो अपन राइड या लूप टाइम विद द कूलिंग डाउन टाइम, उसको बोलते हैं फेज टाइम। पहले का जो आपने राइड किया और कूलिंग डाउन टाइम किया, वो दोनों को मिला के आपका फेज टाइम हुआ। वो टाइमिंग
और सेकेंड टाइम का ओनली राइट टाइम। नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू। इसमें कैसा है कि जो भी इंटरमीडिएट है, अब हम खाली 40 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो पहला जो इंटरमीडिएट है वहां पे आपका वेट टाइम चेक किया जाएगा। लास्ट जो फेज है, लास्ट जो लूप है, उसमें आपका फिनिश टाइम चेक किया जाता है। उसमें मेडिकल टाइम, जो वेटिंग इन टाइम है, वो चेक नहीं किया जाता है, हालांकि आपको वेटिंग इन करना है। और सेकेंड टाइम में आपको 20 मिनट मिलते हैं, आपको 20 मिनट मिलते हैं, लेकिन उसमें एक ही शो होता है। सेकेंड टाइम में आपको 2 शो नहीं होएगा। आप अगर वेट के पास गलत चले गए तो आपको दूसरी बार आने को वेट नहीं देगा। तो सेकेंड टाइम में आपको 20 मिनट मिलेंगे, लेकिन उसमें एक ही शो आप कर सकते हो, आप 2 बार घोड़े को शो नहीं कर सकते हो। तो ये अभी ये मंजिल है कि मैंने राइड खत्म कर दिया, मैं घोड़े से उतर गया, मैंने घोड़े को कूल डाउन किया। अभी इसमें दो सोच है, 2 अलग अलग सोच है, क्योंकि आपको 20 मिनट मिलता है और आपका टाइमिंग, आपका वेट गेट का टाइमिंग मार्क नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा सोचता है कि मैं 18-19 मिनट पे ही जाऊंगा जब मेरा घोड़ा एकदम कूल डाउन हो गया है। लेकिन उसमें कहीं पे अभी ये उसको और उसका घोड़े की नेचर को समझना चाहिए। हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा घोड़े का कूल डाउन टाइम आ गया, उसका हार्ट रेट आ गया, तो हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि कभी ये हो सकता है कि हार्ट रेट 3 मिनट में आ गया, आप लेके चले, 15-16 मिनट घोड़े को रखा, घोड़े को क्रैम्प आ गया, मसल पुल हो गया, कुछ हो गया, तो आप शायद वेट गेट में फेल हो जाओगे। तो ये अपना अपना सोच है, अपना अपना प्रैक्टिस है, अपना अपना घोड़े के ऊपर है। तो आप सेकेंड फेज में आ गए, सेकेंड राइड खत्म हो गया, आपने घोड़े को वेट के पास लेके गया, वापस सेम मंजर रहेगा। एक वो घोड़े का हार्ट रेट देखेगा, अगर आपका हार्ट रेट ऊपर है तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। यहाँ पे आपको सेकेंड शो नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सेकेंड शो अलाउ नहीं किया जाएगा, आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एकदम ध्यान रखना है कि मेरा हार्ट रेट करेक्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। ये वेट गेट का टाइम आपका इवेंट में गिना नहीं जाता है, लास्ट फेज का जो होता है वो। तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप अपना टाइम लो, घोड़े को बराबर कूल डाउन करो। हार्ट रेट आ गया, फिर वो वापस आपका डिहाइड्रेशन देखेगा, गट्स साउंड देखेगा, आई मेम्ब्रेन देखेगा, गम्स का कैपिलरी भी देखते हैं कोई वेट, और उसके बाद में लेमनेस चेक करेगा। एक बार आपका घोड़े का लेमनेस चेक हो गया, घोड़ा क्लियर है, तो आपने आपका इवेंट खत्म किया। वी कैन गेट आउट ऑफ दिस स्क्रीन नाउ। सो ये हो गया कि आप पास हो गए और आपका टोटल इवेंट, आपने पहले 20 किलोमीटर किया, 20 किलोमीटर का टोटल राइडिंग टाइम और आपका राइडिंग टाइम, लूप टाइम जो बोलते हैं वो आपका, उसके साथ में आपका कूलिंग डाउन का टाइम ऐड हो गया। बीच में 30 मिनट आपको रेस्ट मिला, उसमें कोई आपका काउंटिंग नहीं होता है। वापिस आप गए, आपने लाइन क्रॉस किया, वो टोटल आया, घोड़े को कूल डाउन करके पास किया, आपका इवेंट खत्म हो गया। ये दोनों फेज का टाइम ऐड होएगा और वो आपका टाइमिंग रहेगा, और उसके हिसाब से आपकी स्पीड डिफाइन होगी। अभी 2-3 छोटे पॉइंट्स है। आपका जो स्टार्ट है और जो फिनिश है, यू हैव टू बी माउंटेड ऑन द हॉर्स। आप जब पहले बार निकल रहे हो, आप घोड़े पे होना चाहिए। आप लास्ट बार जब अंदर आ रहे हो, 40 किलोमीटर खत्म होने के बाद अंदर आ रहे हो, आप घोड़े पे होना चाहिए। बीच का टाइम में आप अगर वॉक करके भी लाइन क्रॉस किया, जैसा आप 20 किलोमीटर करके अंदर आ रहे हो, तो आप वॉक करके भी अंदर आ सकते हो। 40 किलोमीटर का जो सेकेंड फेज है, वहां चालू करने के टाइम पे आप वॉक करके भी बाहर जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट जो टाइमिंग है, वहां पे आप घोड़े के ऊपर माउंटेड होने चाहिए। सो ये एक चीज ध्यान में रखना है। अभी छोटे से चेंजेस आते हैं, कहीं पे 64 का हार्ट रेट गिना जाता है, कहीं पे 60 का हार्ट रेट गिना जाता है, कहीं पे 56 का हार्ट रेट गिना जाता है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस है। इंडिया में अब तक 64 ही गिनते हैं, क्योंकि 56 और 60 तक अभी तक घोड़े वैसे तैयार नहीं हुए, तो वी आर कैलकुलेटिंग 64। लेकिन कहीं कहीं पे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक, डिपेंडिंग ऑन द ओसी का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और प्रेसिडेंट ग्राउंड जूरी। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है ये जो आदमी वहां ऑर्गेनाइज करता है, और प्रेसिडेंट ग्राउंड जूरी हेड होता है। ओसी और प्रेसिडेंट ग्राउंड जूरी साथ में मिलके सर्टेन चीज डिसाइड करता है। जब भी ओसी जो आदमी इवेंट बनाता है उसको ओसी बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जब भी जूरीज को इवेंट दिखाएगा, ट्रैक दिखाएगा, बाद में जूरीज हैव द राइट टू चेंज माइनर आइटम्स बिकॉज ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक।
तो ये छोटे से चेंजेस रहेंगे। अभी कंपलसरी होल्ड टाइम भी जैसा मैंने बोला आपको, कहीं पे 30 मिनट है, कहीं पे 40 मिनट है, कहीं कहीं पे हमने सुना 20 मिनट भी देते हैं, पर अपना इंडिया में 30 या 40 मिनट देता है डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड। ये हो गया, आपको माउंटिंग करके नीचे उतरना है। फाइनल कूलिंग डाउन आपके पास 20 मिनट्स है, सिंगल शो है, आपका टोटल आ गया, आपका रेस खत्म हो गया। अभी इसमें आप जब राइड करते थे तो आपको क्या देखना है, मिनिमम स्पीड का एक क्राइटेरिया है। आप 10 किलोमीटर से नीचे की स्पीड से नहीं आ सकते हो और आप 16 किलोमीटर की ऊपर के स्पीड से नहीं आ सकते हो। तो जब आप राइड कर रहे हो, आपको ध्यान करना है कि मेरा स्पीड एकदम स्लो भी नहीं होना चाहिए और एकदम फास्ट भी नहीं होना चाहिए। अभी जैसे किसी ने अगर ट्रैक किया होगा तो घोड़े का एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 6 to 8, ट्रॉट इज बिटवीन 8 to 17-18 तक भी ट्रॉट जाते हैं। लंबा ट्रॉट जो बोलते हैं, कई घोड़े देते हैं तो 17-18 तक भी जाता है। और कैंटर आपका चालू होता है 14 के बाद, 14 से स्लो कैंटर बोल के कहीं भी जा सकते हैं। सो आपका घोड़े का आपका राइड का स्पीड 10 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो स्पीड लिमिट है, अभी आप बोलोगे कि मैंने थोड़ी टाइम पहले बोला कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में 28 किलोमीटर का स्पीड आया और 21 किलोमीटर का स्पीड आया। यस, दैट इज करेक्ट। आई विल एक्सप्लेन टू यू क्यों। इसमें अभी एक राइडर और हॉर्स की जो पेयर बन गई, जो पार्टनर आपका और आपकी पेयर बन गई, आपको इवेंट में आगे बढ़ना है। पहली बार आपने 20 किलोमीटर किया, सेकेंड बार आपने 40 किलोमीटर किया, उसके बाद में ही आप 60 किलोमीटर करोगे, उसके बाद में आप 80 किलोमीटर करोगे। तो 1 स्टार राइडर बनने के लिए, इसमें स्टार एंड्योरेंस में स्टार, जैसा आप टेनिस में देखते हो सीट सो एंड सो, सीट सो एंड सो, ऐसा सब चल रहा है, तो इसमें भी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होता है। 1 स्टार, आप एक बार अगर 1 स्टार राइडर बन गए, उसके बाद में आपको स्पीड लिमिट नहीं है, उसके बाद में आप अपनी स्पीड से चला सकते हो। लेकिन 1 स्टार बनने के लिए आपको एक 40 करना है, एक 60 करना है और 2 80 करना है। 40 आप करो, 40 एक ही दिन में होता है, 60 एक ही दिन में होता है, 80 में दो तरीके से आप कर सकते हो, 40 1 डे एंड 80 1 डे। लेकिन एक 80 1 डे इज कंपल्सरी। तो मान लो आपने 40 किलोमीटर आज किया, 2 महीने के बाद 60 किलोमीटर किया, 2 महीने के बाद आपने 80 किलोमीटर एक दिन में भी कर सकते हो, दोनों 80 किलोमीटर एक दिन में भी कर सकते हो, या एक 80 किलोमीटर आपने 2 दिन में किया 40-40, पर एक 80 किलोमीटर कंपल्सरी आपको एक दिन में करना है। ये चारों इवेंट आपने पास किया तो यू आर क्वालिफाइड टू डू अ 100 किलोमीटर इवेंट। जब आप 100 किलोमीटर इवेंट करोगे तो आप 1 स्टार राइडर बोला जाओगे। अभी क्या है, आपने ये चारों इवेंट कर दिया तो यू आर क्वालिफाइड to do a 1 star ride. What is a 1 star ride? 1 star ride is a 100 kilometer ride. ये क्वालिफिकेशन पास करने के बाद में जब आप एक 100 किलोमीटर का राइड करोगे तो आपका क्वालिफिकेशन होएगा that you are a 1 star rider. After a 1 star riding event, आप जो भी इवेंट करोगे उसमें आपको स्पीड रेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप 4 इवेंट करोगे 40, 60, 80 और 100, उसमें आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपको अपने आप समझेगा कि मेरे को घोड़ा गलत भगाना नहीं है, मेरे को घोड़ा संभालना है। अगर कोई गलत राइडर है जो घोड़ा भगाता है और घोड़ा संभालता नहीं है और घोड़े को डेंजर में डालता है तो वो 1 स्टार तक पहुंचेगा ही नहीं। सो ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप अपने आप को ये 4 इवेंट करोगे और 1 स्टार का फाइनल इवेंट करोगे, आप अपने आप से इतने ट्रेन हो जाओगे कि आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को घोड़ा कैसा बचाना है। अगर आप जरा भी मिस्टेक करते हो ये प्रोसेस में, कोई भी राइड में अगर आप घोड़े को गलत से भगाओगे तो आपको वेट गेट में फेल होना ही होना है। वो घोड़ा उधर दिखाई देगा आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक और वो वेट पकड़ लेगा। तो इसीलिए ये स्पीड लिमिट रखा गया है। 1 स्टार राइड के बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। सो ये हो गया यहां तक। नाउ आई वुड लाइक टू सी द 4th इमेज। कैन वी सी द 4th इमेज? सर उससे पहले हरिशंकर पटनायक, आपका एक सवाल था, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? हरिशंकर क्लियर है अब? अगर 1 स्टार राइडर क्वालिफाइड है तो मैक्सिमम स्पीड वो खुद तय कर सकता है। अगर 1 स्टार से नीचे का राइडर है तो 16 किलोमीटर
पर आवर का मैक्सिमम स्पीड है। करेक्ट। ठीक है सर, ओके वी कैन। सर वन मोर क्वेश्चन कि ये जो हम लोग जो राइडर जो 4 इवेंट खेलेगा टू बिकम अ 1 स्टार राइडर, सो Yes. he or she has to play on the same horse or can be Yes. on different horses? Yes. No, it is the rider and horse combination. It is a rider and horse combination. I will explain to you. 99% it is a rider and horse combination. लेकिन इसमें थोड़े वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसा कि मान लो मैंने पहला 40 किलोमीटर मेरे एक घोड़े पे किया, दूसरा 60 किलोमीटर भी उसी पे किया, मेरे को 80 किलोमीटर करना है। I can do 80 kilometers on another horse, but वो horse 60 kilometers qualify होना चाहिए। आप समझे मेरी बात? Can I explain it again? No sir, मान understood. लो मैं और विमल दोनों राइडिंग कर रहे हैं, हम दोनों ने 40 किलोमीटर अपने अपने घोड़े पे किए, 60 किलोमीटर भी अपने अपने घोड़े पे किए, तो अभी दोनों घोड़े 60 किलोमीटर क्वालिफाइड है, बराबर। ये बार मेरा घोड़ा बीमार है, मेरे को 80 किलोमीटर करना है, तो आई कैन डू इट ऑन विमल्स हॉर्स, पर घोड़ा भी क्वालिफाइड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलो कि मैंने अभी 40 किलोमीटर इस पे किया, 60 किलोमीटर इसके किया, अभी 80 किलोमीटर के लिए मैं नया घोड़ा लेके आता हूं। नो, द हॉर्स क्वालिफिकेशन आल्सो हैज टू बी देयर। So mostly it is a rider and a horse combination, but you can switch horses, but the horse का qualification वो भी level पे होना चाहिए, तो ही आप उसको आगे लेके चल सकते हो। Have you understood that? Have I answered the point? Yes sir, I think so. Okay, now can we have the slide number 4? So इसमें क्या होता है कि इसमें अभी ये जो आप राइडर देखोगे, राइडर के पास ग्रीन कलर का बिब है, ये एक आउट ऑफ द पॉइंट है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। राइडर के पास ग्रीन कलर का बिब है और क्रू मेंबर जो बोलते हैं, सॉरी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये आई कैन सी द स्क्रीन। Yes. ठीक है। तो राइडर के पास ग्रीन कलर का बिब है और उसका जो क्रू मेंबर है उसके पास ऑरेंज कलर का बिब है। तो नॉर्मल एक प्रोसीजर में होता है कि राइडर को एक बिब दिया जाता है और क्रू मेंबर को एक बिब दिया जाता है। Normally you are only allowed 2 crew members to handle। ये लॉ क्यों रखा गया है कि नहीं तो बहुत जन अंदर आ जाते हैं, किसी को लात पड़ जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजर हो जाता है। सो क्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रू जो बोलते हैं अपना हेल्पर जो होता है, वो आपका घोड़े वाला हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। क्रू को एक ऑरेंज कलर का बिब देते हैं और राइडर को ग्रीन कलर का बिब देते हैं। कलर्स चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ओसी, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, अलग अलग वो लोग रखते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट का डिसिप्लिन और इवेंट का सही मायने में सेफ्टी इवेंट करने का ये क्रू मेंबर्स को भी ये बिप दिया जाता है और क्रू मेंबर्स ये कर सकते हैं। अच्छा, अनदर क्वेश्चन यू मे आस्क, आपने राइड खत्म कर दिया, आपका क्रू मेंबर घोड़े को कूलिंग डाउन में लेके जा सकता है? यस। अगर आपको आराम करना है और आपको लगता है कि आपका क्रू मेंबर घोड़े को बेटर हैंडल करेगा, तो आपका क्रू मेंबर भी घोड़े को कूलिंग डाउन में लेके जा सकता है। लेकिन हालांकि उसको वो बिप पहन के होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर शूज होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर अटायर होना चाहिए। सो ये बात हो गई बिप्स की। अभी ये टोटल इवेंट की बात हो गई। अगर किसी को भी देन विल गो इनटू सैडलरी, देन विल गो इनटू अदर पॉइंट्स। अगर ये इवेंट के बारे में और लॉस के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। देन विल गो इनटू सैडलरी क्या होता है, शूइंग क्या होता है, ट्रेनिंग टेक्निक्स, कूलिंग डाउन, राइडिंग, वो सब बाद में बात करेंगे। ये लॉज यहाँ तक खत्म हो गए। ये बेसिक लॉज है, ऐसे तो बहुत छोटी लॉज है, बस ये लॉज में अपना 90% फ्रेमवर्क हो जाता है। किसी का तो कोई मेरे को पूछना है, आई हैव अ क्वेश्चन कि जो क्रू मेंबर होता है, क्या ये घोड़े को लेके ऑन द ट्रैक जा सकता है या फिर उसको ट्रैक के बाहर ही रहना पड़ता है हमेशा वॉक कराने के लिए? कोई भी फैमिली मेंबर या क्रू मेंबर या कोई भी मेंबर ट्रैक पे नहीं जा सकता है, आपको ट्रैक पे हेल्प नहीं कर सकता है। ट्रैक के ऊपर को मार्शल्स हेल्प कर सकते हैं या डॉक्टर हेल्प कर सकता है। ट्रैक के ऊपर आपका क्रू मेंबर या आपका फैमिली मेंबर नहीं हेल्प कर सकता है, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके। और हम लोग ट्रैक So पे now- लेकिन डिस्माउंट, ट्रैक पे लेकिन सर हम लोग डिस्माउंट होके वॉक पे ले सकते हैं घोड़े को? आप जितनी बार चाहो डिस्माउंट करो, जितनी बार चाहो वॉक करो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो।
उसमें तकलीफ नहीं है। यस, वन मोर पॉइंट, लॉ का पॉइंट, लास्ट 2 किलोमीटर जब आप 20 किलोमीटर कर रहे हो या सेकेंड फेज में वापस 20 किलोमीटर, लास्ट 2 किलोमीटर आप घोड़े को स्टॉप नहीं कर सकते हो। लास्ट 2 किलोमीटर आपका घोड़े का मूवमेंट फॉरवर्ड ही होना चाहिए। 18 किलोमीटर तक आप वॉक करो, आप उतर जाओ, आप आधा घंटा अपने घोड़े के साथ बैठो, आपकी मर्जी। लेकिन लास्ट 2 किलोमीटर देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस फॉरवर्ड फ्लो। यू कैन नॉट स्टॉप योर हॉर्स। आप अपने घोड़े को अटका नहीं सकते हो, आप अपने राइड को अटका नहीं सकते हो। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये ऑब्जर्व हुआ है कि बहुत जन घोड़े को भगा के आ जाते हैं और लास्ट में आके खड़े हो जाते हैं। नो, दे कैन नॉट डू दैट। घोड़े को प्रिजर्व करना है, आपके पार्टनर को प्रिजर्व करना है। हमारी जो कोच है उसका 16 साल का घोड़ा ब्रिटिश टीम में राइडिंग कर रहा था। 16 साल का घोड़ा ब्रिटिश टीम में सिलेक्ट होएगा और ब्रिटिश टीम में राइड होएगा। क्यों राइड होएगा? क्योंकि वो घोड़े को उतना संभाला है। अभी नेचुरली कभी क्या हो जाता है, मेरा घोड़ा वेट बोलता है ले में, अरे नहीं 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 मेरे को करने दो, अरे नहीं 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 मेरे को जाने दो। आपको सोचना है, अगर वेट बोलता है कि मेरा घोड़ा ले में, अगर आप और 20 किलोमीटर करोगे तो आपका घोड़े का जो लेमनेस क्यों होता है, उसको कोई इंजरी है, वो इंजरी इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद आपका घोड़ा लाइफ लॉन्ग लेम हो जाएगा। तो ये घोड़े को बचा के आपको काम करना है। वी कैन गेट आउट ऑफ दिस स्लाइड। तो अभी एनी लॉ या टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो प्लीज बोलिए, तो फिर मैं आई विल गो ऑन द अदर पॉइंट्स। I think we don't have a question. किसी को अगर क्वेश्चन हो तो आप चैट में लिख सकते हैं। इन द मीन टाइम अगर बाद में याद भी आया तो सर आई थिंक वी कैन प्रोसीड। नो प्रॉब्लम, नो, आप कभी भी पूछ सकते हो। नाउ वी विल गो ऑन द सैडलरी। एक बेसिक सैडलरी का रिक्वायरमेंट है, जो आपका सैडल है वो बराबर होना चाहिए, सैडल फिटिंग बराबर होना चाहिए। अभी आप ये सोचो कि 16 साल का घोड़ा ब्रिटिश टीम में काम कर रहा है, 120 किलोमीटर करने वाला है, कैसा करेगा? अगर उसका सैडल बराबर था, अगर ओवर द इयर्स उसको कहीं पे इंजरी नहीं हुआ, तो ही वो घोड़े का वो मजबूती रहेगा। तो सैडलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिक जो सैडल बैठता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडल फिटिंग के ऊपर मैंने पूरा 1 घंटे का क्लास लिया है। सैडल फिटिंग इज अनदर होल सब्जेक्ट। सैडल फिटिंग में मीनिंग इतना साइंस है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो सैडल फिटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स लॉ के हिसाब से कोई भी थॉर्न बिट, जो अपन कटाव बिट बोलते हैं, कोई भी कटाव बिट नहीं होना चाहिए आपके घोड़े के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन कोई पूछते हैं कि मैं बिट बिना चला सकता हूं क्या? हाँ, आप बिट बिना चला सकते हो। अगर आप अपने घोड़े को कंट्रोल कर सकते हो, आपका बिट बिना चलता है। हमारे 1 या 2 घोड़े बिना बिट चलते हैं, तो आप चला सकते हो। लेकिन बिट अगर मुंह में होगी तो बेसिक बिट रहेगी, थॉर्न बिट नहीं रहेगी। अगर थॉर्न बिट होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक बहुत कंट्रोवर्शियल हमेशा बच्चे लोग पूछते हैं, स्टैंडिंग मार्टिल गेल एंड रनिंग मार्टिल गेल, कैन वी standing martingale is not allowed. Picture number 5, can we see that please? ये यहां पे जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, जो टाइट पकड़ता है, इससे क्या होता है, ये इसको बोला जाता है स्टैंडिंग मार्टिंगेल। इससे आप अपने घोड़े की मूवमेंट को स्टॉप कर रहे हो, जो कि घोड़े को हानिदायक है। इसीलिए स्टैंडिंग मार्टिंगेल इज नॉट अलाउड। अगर आप स्टैंडिंग मार्टिंगेल लगाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। आप रनिंग मार्टिंगेल लगा सकते हो। रनिंग मार्टिंगेल में आपके घोड़े की मूवमेंट स्टॉप नहीं होती है, आपको राइड बेटर मिलता है, यू कैन कंट्रोल लिटिल बेटर, लेकिन स्टॉप नहीं होते। ये स्टैंडिंग मार्टिंगेल इज डिस्क्वालीफाइड, आप लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घोड़े को परेशान कर रहे हो। स्लाइड नंबर 6, ये रनिंग मार्टिंगेल है। अगर आप नीचे देखोगे ब्लू मैंने मार्क किया, ये रनिंग मार्टिंगेल है। इससे आपकी घोड़े की नेक की मूवमेंट स्टॉप नहीं होती है, मार्जिनली रिस्ट्रिक्ट होएंगी, लेकिन वो अपने आप को संभाल पाएगा। सो दिस इज अलाउड। स्टैंडिंग मार्टिंगेल इज नॉट अलाउड, रनिंग मार्टिंगेल इज अलाउड। ब्राइडल जैसा मैंने बोला, करेक्ट ब्राइडल पहनना है आपको, अच्छे ब्राइडल पहनने। अगर ब्राइडल रास्ते पे टूट जाएगा, आप इंजर होगे, आप डैमेज होगे, आपको ये ध्यान करना है। देन स्टिरप्स, आई वुड लाइक टू सी। स्टिरप्स में कंट्रोवर्सी है, स्टिरप्स में डिफरेंसेस है, मैं आपको समझाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो गलत करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो स्लाइड नंबर 7, कैन आई सी? So just before that, ये जो नोज बैंड है, is हाँ जी,
ये nose band, is that okay? That is allowed, but normally in endurance people don't put that because that restricts the horse from drinking water. अगर आप इसको लगाओगे आपको ही नुकसान, अगर आपका घोड़ा बीच में पानी नहीं पिएगा तो आपका घोड़ा डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो 99% नोज बैंड इज अलाउड, लेकिन कोई भी, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, क्योंकि ये घोड़े इतने काम किए हुए, उनको नोज बैंड का जरूरत नहीं होता है। यू डोंट नीड टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट। वो पानी नहीं पिएगा, वो डिहाइड्रेट हो जाएगा तो आपका घोड़ा चलेगा ही नहीं। राइट, ओके। नोज बैंड में बता दो, ये आप देखेंगे घोड़े के नाक के ऊपर से और मुंह के नीचे से जो एक छोटा पट्टी गया है जस्ट बिट के सामने, उसको हम नोज बैंड बोलते हैं। ओके सर। अभी ये हो गया, ये स्टिरप्स है 7 नंबर का इमेज। अगर आप नीचे के इमेज पे देखोगे, अगर आपके पास रेगुलर स्टिरप्स है, अपने जो 99% रेगुलर स्टिरप्स बोलते हैं, तो रेगुलर स्टिरप्स के अंदर आपके पास हील का जूता होना चाहिए, मिनिमम 10 mm का हील होना चाहिए। अगर रेगुलर स्टिरप्स के अंदर आपके पास 10 mm का हील नहीं होएगा और आपके पास स्पोर्ट्स शूज होएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये इसलिए प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि हील का जूता जब रहता है तो आपका पैर अंदर जाके फंस नहीं जाएगा, वो हील आपको बचा लेगा और एक एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट होने से आप बच जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस दिया जाता है। तो रेगुलर स्टिरप्स जो होते हैं, हम उनको रेगुलर स्टिरप्स बोलते हैं। रेगुलर स्टिरप्स में हील का शूज इज इंपॉर्टेंट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है केज स्टिरप। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? केज स्टिरप का मीनिंग क्या है? मैं आप केज, एक पिंजरा, इसमें कैसा है कि आपका पैर आगे नहीं जाएगा। ये क्यों पहना जाता है? अच्छा, ये क्यों आगे बढ़ा? तो जब एक आदमी अपने जो नॉर्मल राइडिंग बूट्स होते हैं, वो नॉर्मल राइडिंग बूट्स के अंदर अपनी इंसोल बहुत ऑर्डिनरी होती है। नॉर्मली नॉर्मल राइडिंग बूट्स जंपिंग के लिए किया जाता है। ये सब इवेंट जो 30-30, 50-50 सेकेंड चलती है, 160 किलोमीटर करोगे तो आप 12-14 घंटा राइडिंग कर रहे हो। 12-14 घंटा जब आपका बूट के अंदर पैकिंग नहीं होता है तो आपका हील, आपका ये सबको प्रॉब्लम होता है, आप आगे चल के आपको डैमेज भी होता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स शूज वापरेंगे। स्पोर्ट्स शूज के अंदर आप अपना पैडिंग सही डाल सकते हो तो आपको 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा आपका पैर बराबर रहेगा, आप भी आगे चल के लंबा राइडिंग कर सकते हो। इसीलिए स्पोर्ट्स शूज का वापरण चालू हुआ। स्पोर्ट्स शूज का वापरण चालू हुआ तो स्पोर्ट्स शूज में हील नहीं आता है। हील नहीं आता है, वो आगे जाएगा, कभी फंस जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तो इसीलिए केज स्टिरप्स इन्वेंट हुए। केज स्टिरप्स इसके लिए नहीं कि ये बच्चा है, ये ट्रेनिंग में भी वापरा जाता है। जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं तो हम भी केज स्टिरप लगाते हैं। केज स्टिरप्स इसके लिए है कि आप जब केज के शूज पहनते हो, आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हो, तो वो आगे नहीं चले जाए तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अभी मैंने मेरे 2 इमेज आपको दिखाया। ये जब इमेज है, ये मैंने केज स्टिरप डाले और केज और स्पोर्ट्स शूज पहने, क्योंकि ये 80 किलोमीटर का इवेंट था। 80 किलोमीटर लंबा चलता है, अपने पैर को तकलीफ होता है, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन वापरा। पहला जो आपने पिक्चर देखा वो खाली 40 किलोमीटर था, तो 40 किलोमीटर में मेरे को शूज सपोर्ट नहीं भी होगा, मेरे को चलेगा, मैं खींच लूंगा अपने आप को। सो ये कॉम्बिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये मैंने ये इवेंट में ये कॉम्बिनेशन पहना, ये इवेंट में ये कॉम्बिनेशन पहना। अपनी मर्जी के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी बॉडी की लिमिटेशन पे, अपनी बॉडी की संभालने पे। अभी क्यों आपको अपनी बॉडी संभालना है, इसके ऊपर मैं 2 मिनट बात करूंगा। अभी मेरा वजन 75 किलोज है। अगर मैं अपनी बॉडी को करेक्टली घोड़े पे रखूंगा तो मैं अपने घोड़े को 75 किलोज का वजन दे रहा हूं। मैं बराबर ट्रॉट करूंगा, मैं बराबर कैंटर पे बैठूंगा, मैं बराबर अपने आप को संभालूंगा, मैं थक नहीं जाऊंगा, तो मैं 75 किलोज का वजन दूंगा। अगर मेरी कैपेबिलिटी लो है, मैं थक गया, 32 किलोमीटर के बाद में मैं टोटल थक गया, मैं थक जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रॉट स्किप करूंगा, मैं ट्रॉट मिस करूंगा, मैं अपने आप को सैडल पे बम करूंगा, मैं अपने आप को टॉर्चर, मैं बैठे तो रहूंगा, घोड़ा चलेगा, लेकिन तो उस टाइम में एक 75 किलो का आदमी 50% वजन ज्यादा डालता है, तो मैं मानता हूं कि मैं 110 किलो का बन जाता हूं। तो आप सोचो कि अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो, आप अपने आप को संभालोगे नहीं, कौन सा जूता क्यों, कौन सा टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना फिजिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को संभालोगे नहीं तो आप अपने घोड़े के ऊपर 50% ज्यादा वजन डाल रहे हो।
एक राइडर है 70 किलोमीटर से घोड़े को वजन दे रहा है और भाग रहा है, और आप भले 75 किलोज हो, लेकिन आप अगर गलती से बैठोगे, बराबर बैठोगे नहीं, थक जाओगे, आपका पैर दुखेगा, कमर दुखेगा, आप अपने आप ज्यादा वजन दोगे घोड़े पे, तो आप 120 किलो दे रहे हो। कोई 70 किलोमीटर दे के 40 किलोमीटर खत्म करेगा, और आप 120 किलोमीटर का वजन देके 40 किलोमीटर खत्म करो, बट ऑब्वियस आपका घोड़ा स्लो चलेगा या आप फेल होगे। तो ये सब छोटे छोटे चीजें मायने रखती है। कोई ऐसा बोलता है अरे मेरा घोड़ा तो तैयार है, मैं बैठ जाऊंगा। अरे मैं बैठ जाऊंगा, आप बैठ जाओगे, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो, राइडर तैयार नहीं हो, तो आप अपने घोड़े पे ज्यादा वजन डालोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने की बात। सो ये एक सैडल का जो पूरा था मैंने बोला। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? I think one of our sessions, sir, because you have done saddle का session, मेरे ख्याल से एक सेशन हम आपके साथ में और करेंगे सिर्फ सैडल्स के ऊपर, सैडल फिटिंग। दैट इज वो बहुत लंबा सेशन है, मैं करूंगा। आई वुड लव टू डू इट। मेरा बहुत सैडल में बहुत शौक है मेरे पास 11-12 इंपोर्टेड अलग अलग सैडल्स है, मेरे को बहुत शौक है, मैं लूंगा। पर देन भी अपने को घोड़ा चाहिए, एंड वी नीड अ कैमरामैन, तो उसका मजा आएगा। विल डू दैट, करेंगे, वो प्रॉमिस भी करेंगे। सो उसके बाद में अभी एक क्वेश्चन है सर, कि जो हम लोग जनरली जानते हैं इंग्लिश सैडल या फिर वेस्टर्न सैडल, सो व्हिच इज एन आइडियल सैडल फॉर दिस इवेंट सर? No, sir. It's a very, the ideal saddle is the saddle that fits on your horse back correctly. Normally, सब लोग सैडल कैसे खरीदते हैं? ऊपर का फोटो देख के खरीदते हैं। ऊपर का फोटो देख के खरीदते हैं। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ पीछे का फोटो दिखाओ। जब बोलता हूँ तो आदमी लोग को समझ नहीं पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका सैडल आपके घोड़े के बैक के ऊपर करेक्ट बैठेगा, वो करेक्ट सैडल है। मेरे पास सेकेंड हैंड सैडल 28 साल जूनी है, मैं अब्रॉड से लेके आया, ऊपर का चमड़ा फटा हुआ है, फिर भी वो मेरे घोड़े को सही सेट होता है, मैं वही सैडल वापरता हूं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सैडल स्पाइन पे बैठना नहीं चाहिए, आपका सैडल राइट साइज का होना चाहिए, आपका सैडल के 4 पॉइंट्स जो बोलते हैं, 4 पॉइंट्स पे आपका प्रेशर लोड जाता है। आई मीन इट्स we'll take another session गलत जाऊंगा, उसके लिए एक सेशन लेंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो। घोड़े का बैक, घोड़े का अगर उसको हाई विडर है तो उसको अलग सैडल लगता है, वो एक सेशन अलग लेंगे। लेकिन आपको ये डेफिनेट देखना है कि अगर आपका गलत सैडल है तो थोड़े टाइम के बाद आपके घोड़े के बैक्स पे उनका चमड़े का नहीं, हेयर का कलर चेंज होने को चालू हो जाएगा, वो आप ध्यान कीजिए। तो आपको इमीडिएटली मार्किंग रहेगा कि आप गलत सैडल पे बैठ रहे हो, या आप सैडल इमीडिएट राइडिंग करने के बाद में, उतारने के बाद में उसका बैक के ऊपर बरोबर प्रेस करो। अगर कहीं पे उसने पेन दिखाया तो यू मे नो कि हाँ भाई ये शायद सैडल मेरा गलत है। ये आप टेम्पररी कर सकते हो। I think सर अभी के लिए आंसर जो ये है कि टाइप ऑफ सैडल अगर हम देखें तो इंग्लिश सैडल भी यूज कर सकते हैं, इंड्योरेंस सैडल भी यूज कर सकते हैं। वो सैडल जो आपके घोड़े के ऊपर में अच्छे से फिट होता हो, उसको तकलीफ ना देता हो, उसको हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट, दैट इज द आंसर। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस के हॉर्स शूइंग, घोड़े की नाल जो है, बहुत जन पूछते मैं नाल लगा सकता हूं नहीं लगा सकता हूं। एंड्योरेंस में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये कंपलसरी है। आपको अपना घोड़ा समझना है, आपको ट्रैक समझना है। आपका घोड़ा अगर नाल के साथ ही चलता है तो बट ऑब्वियस आपको नाल लगा के चलाना है। अगर आपका घोड़ा बिना नाल चलता है और सक्सेस, अगर बिना नाल चल के 20 किलोमीटर सक्सेस कर सकता है, बिना नाल चल के 40 किलोमीटर सक्सेस कर सकता है, तो वो आपके घोड़े के ऊपर है। तो नाल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नाल लगाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं स्टोन आता है, कहीं ना कहीं रोड आता है, तो आपका घोड़े को तकलीफ होगा। नाल के बिना खाली डेजर्ट जो पैचेस है, जो घोड़े पूरे खाली डेजर्ट में चलते हैं, तो वो शायद नाल के बिना चल सके, लेकिन उसमें कोई बंडी नहीं है। नाउ विल कम टू एक छोटा सा पॉइंट है कि बाकी इवेंट्स और ये इवेंट्स में इंपॉर्टेंस क्या है, जो मेरे को मजा आती है और शायद आपको आएंगी जब आप इसमें और उतरोगे। नशे के जैसा ये होता है कि बाकी की इवेंट्स में जंपिंग में आप कुछ गलत कर डालो, फिर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। यहाँ पे आप कोई भी गलती करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई होगे। यहाँ पे गलती की पैरामीटर्स 8 पैरामीटर्स है। एक, आप अगर फास्ट आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
एक अगर आप स्लो आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एक आप वेट गेट में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, एक अगर ट्रैक आपने लूज कर दिया, आपने गलत ट्रैक ले लिया तो अभी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तीसरा, फिनिश लाइन पे आप स्टार्टिंग और फिनिश लाइन पे आप माउंटेड होना चाहिए, आप अगर वो भूल जाओगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप अगर फाउल प्ले करोगे, अगर कोई राइडर ने कंप्लेन किया और अगर कोई मार्शल ने देखा कि आपने राइड में कोई फाउल प्ले किया है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर अगर आपने घोड़े को विप किया, हाँ, वन मोर पॉइंट, नो विप्स आर अलाउड इन दिस इवेंट। आप घोड़े को विप नहीं कर सकते, घोड़ी अपनी फ्री फ्लो मर्जी से चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं भी लगाम से भी ऐसा मारा, हाँ, आप पैर से टच कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन चैप्स आर नॉट अलाउड। घोड़ा अपनी मर्जी से खुशी से फ्री फ्लो ये इवेंट करना चाहिए, तो ये इवेंट माना जाता है। ये इवेंट का ब्यूटी, सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटी है कि आप कहीं भी अपने घोड़े को टॉर्चर नहीं कर रहे हो और करना नहीं चाहिए। और अगर आप टॉर्चर करोगे तो 99% आप वेट गेट में पकड़े जाओगे बोलेगा तो घोड़ा अपनी वीकनेस दिखा देगा। अब अगर आपने फुल गैलप करके लेके आए, मान लो आपने फुल गैलप किया और कहीं दूर जाके 1 घंटा बैठ गए और वापस आए स्लो, फिर भी घोड़ा का तकलीफ दिख ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो दिख ही जाएगा शायद वेट्स को। तो इसमें ब्यूटी है कि आपको वो 20 किलोमीटर अच्छी तरह से प्लान आउट करके आपको ये देखना है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो आपके घोड़े की, जैसे एक हमारी घोड़ी थी, उसको 9 किलोमीटर की स्पीड से वॉक करती थी। तो हर घोड़े का भी थोड़ा अलग होता है। मेरी जो घोड़ी है वो 18-19 किलोमीटर ट्रॉट देती है मेरे को स्पीड। सो आपको अपनी घोड़ी का वॉक का क्या स्पीड है, ट्रॉट का क्या स्पीड है, कैंटर का क्या स्पीड है, वो मन में प्रैक्टिस के टाइम पे वो सीखना है, समझना है। और वैसे आपका 20 किलोमीटर 10 और 16 किलोमीटर के बीच में अच्छी तरह से कंप्लीट करके, प्रेजेंट करके, अपने घोड़े को टॉर्चर नहीं करके अच्छी तरह से पास करके अच्छा इवेंट कंप्लीट करना है। इसमें ये जरूरी नहीं है। अच्छा, पहले तो जहां तक मैं ध्यान करता हूं, 1 स्टार में कभी भी 1, 2, 3 पोजीशन नहीं दिया जाता है। इंटरनेशनली में आप जब 1 स्टार के लिए क्वालिफाई हो रहे हो, 1, 2, 3 का निस्बत होता ही नहीं है। पहले 1 स्टार में आप पहले खाली क्वालिफाई होना है। आपको सीखना है कि मैं घोड़े को टॉर्चर नहीं करके कैसा मेरा इवेंट अच्छा करूं। लेकिन अभी अपने इंडिया में 1 ही 2 इवेंट होते हैं और इवेंट में भी थोड़ा एक्साइटमेंट करने के लिए अपन 1, 2, 3 ग्रेडेशन देते हैं। नहीं तो 1 स्टार में तो 99% ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेडेशन नहीं देते। पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरा डिजायर्ड, एक फ्रेज है, प्लान योर राइड योर प्लान। मीनिंग आप जब पहले दिन जाते हो और आप ट्रैक देखते हो, आपको अपने घोड़े की कैपेबिलिटी मालूम है कि वो कैसा ट्रॉट में अच्छा करता है, कैंटर में खराब करता है, वॉक में ये करता है, आपको मालूम है। कोई घोड़ा ऐसा होता है कि कैंटर करने के बाद में उसका हार्ट रेट जल्दी आ जाता है, कोई घोड़ा ट्रॉट में हार्ट रेट जल्दी आ जाता है। आपको अपना घोड़ा मालूम होना चाहिए। तो प्लान योर राइड, मीनिंग आप जब पहले दिन जाके राइड देखते हो तो आप प्लान करो कि यहाँ पे मैं वॉक करूंगा क्योंकि ये खराब जगह है, मेरे घोड़े को तकलीफ होगा। यहाँ पे मैं कैंटर करके स्पीड ले लूंगा, यहाँ पे मैं ट्रॉट करके उसको कूल डाउन करूंगा, मैं ये करूंगा। प्लान योर राइड और अगले दिन राइड योर प्लान। जो आपने प्लान सोचा है वही राइड करो। वो सक्सेसफुली करके आपने सक्सेसफुल किया, फिर आप 5वां आए, 8वां आए या 12वां आए, आप ये मत सोचो कि वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया। आपने अपना प्लानिंग किया और अपने प्लानिंग से चले और आपने अपने प्लानिंग से इवेंट खत्म किया, यू आर अ विनर। छोड़ दो कि वो फर्स्ट आया कि वो लास्ट आया। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी और आपके घोड़े की तालमेल जमाना है, आपको ये समझना है। सो ये हो गया इवेंट। नाउ हैव यू गॉट टाइम? So just before we get into that, आपने बोला जो whip के लिए, whip का मतलब छड़ी होता है। छड़ी तो होता है। छड़ी से या रेन से लगाम से हम घोड़े को मार नहीं सकते हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन है। तो कोई भी छड़ी के साथ में राइडिंग नहीं कर सकता। चैप्स जो सर ने बोला, चैप्स ये एक्चुअली अगर आप जूते के साथ, स्पोर्ट शू के साथ में No, sorry, not chaps. I was wrong. Not chaps. Chaps you are allowed to wear. Sorry, I'm not getting the word. जो Spurs. the spurs. Sorry. Thank you for that. Spurs you are not allowed. हाँ,
sorry, please, आप go ahead, आप समझाइए. Yes sir, no, I'm done with it. एक question है हरिशंकर का, any eligibility criteria for the riders? No, there is no eligibility. 10 years plus, कोई event 10 years plus होता है, कोई event 14 years plus होता है. Depends on the वो OC और वहाँ के जो है, अगर EFI event है, FEI event है या local event है, उसके ऊपर निर्भर किया जाएगा. We start from 10 years. हम लोग 10 years के बच्चे लोग को 20 किलोमीटर करने देते हैं. Of course, helmets are compulsory. There is no question on that. It goes without saying. Helmet and safety is compulsory. See, this covers overall. अगर आप चाहते हो training technique, cooling down technique, riding technique, अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ. So we'll have another sessions. We have 10 sessions remaining. Correct. All the sessions So I think this is enough for today. I think what else did you want to cover today? Because you asked me for No. that. See, there are training techniques. No. There are training techniques. How do you train your horse to do the distances? What are the practices? What do you do? What do you check every day? What do you not do every day? So I think we'll take it another day. Training Yeah, techniques, that will be another session. cooling down techniques. When your horse has come into the cooling down area, what should you do? What should you not do? What are the good practices? And riding techniques, how you should ride, why you should ride, what are the mistakes you should not do, what are the mistakes you can do. And of course, every day is a learning day. I'm learning also today. So every day is a learning day. So I think this training, cooling down, riding techniques, we can take on another day. Another session, yeah. Okay. If people feel happy about that. Saddle fitting also, if you say, then we'll have to take it on another day where we have a video guy. I can do a whole session on that. Yeah. Cool. So we have a question now. I think it's time to take up Mugda's question. Mugda is asking, Yeah. Sir, I'm a veterinarian doctor now pursuing masters. I'm an equine enthusiast. I've done horse riding for 3 years and represented in NCC RTC in New Delhi. Her questions are job opportunities for me in such event related to horse events or race course. And the second question is, if I want to attempt endurance, how can I start? I think how can I start will be a session on its own, but yeah, generally you can respond. No, so I'll answer him. So unfortunately, fortunately, you're a vet. Very good compliments to that. You need to take that as a job opportunity. In terms of riding an endurance event and trying to make money out of that, or if there is some sponsor who will sponsor you for that, no, that is not there in a country. It's not the internationally also, maybe on very, very high teams, somebody might be paying somebody for riding. But in our country, that is not your job opportunity. That is not your future. This will not give you anything. This is purely a passion. This is purely a passion. You are a vet. Pursue your vet practice only. That would be the best. I would guide you. One. Second is you ask, how can you start? Of course, for starting, you need to know riding and you need to have a horse. If you have both those things, start practicing, start doing long rides, see whether you enjoy it, see whether you like it. Like some people don't like, they feel it becomes very boring. I only want to jump for 40 seconds and get out. So whether you enjoy, see, I enjoy outdoors. I enjoy being with my partner for the maximum time. Being with the partner for 40 seconds in a jump, I don't enjoy. So if you enjoy that, then start pursuing that and then start training yourself on a longer period. You need a good horse to start with. Hello, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, thank you for your for the reply. But sir, my question was regarding as a veterinarian, how can I contribute in horse field? Like right now, I'm pursuing masters. I've done my graduation. So after completing my masters, how can I get into this horse field, the race course, where I can apply for job for the veterinarian? Madam, that if you can call me or on the group also, I'll give you some numbers where there are senior vets. I think you'll have to first shadow with them at the race course. There are some friends over there. I can put you onto those friends. You'll have to first shadow with them at the race course and then take your line ahead of them. There are stud farms who have the vets on the job. So first few years you'll have to shadow with some senior and then get into one of the stud farms. I can put you on some numbers. I can give Vimalji some of the numbers. He can share it to you. Or you can WhatsApp me directly. I'll put you onto some numbers. Mugda, you can send me a WhatsApp. I'll share Mr. Patel's number with you.
and then Oh, sure, sir. with him directly. He will share the vet numbers, and then How old are you and where are you from? Sir, right now I'm studying in Mahu Veterinary College in Indore, Okay. and I'm 25 years old. Okay. So you're young enough to start well. So you have to first, I mean, first, if you shadow with one of the seniors, then that's the best way to do it, I think. Yes, sir. Okay. So Thank you so I much, know sir. a lot of I know a lot of seniors. I can put you on to them. Then of course you send them your resume and see what you can do next. Okay, sir. Positively, sir. Thank you. Okay. Thank you, my dear. Thank you. And I'll again just share the slide for one last one. ISHL is in this endeavor so that, we can promote equestrian sport more and more far and wide, deep into the rural masses and into, reach out to the riders who would like to have their horses do equestrian sport. Endurance का ये workshop उसी लाइन में, उसी एजेंडा में है. अगर आपको हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ज्वाइन करने हैं जो अभी मेंबर्स नहीं हैं, इस ईमेल एड्रेस पे ishel.member@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं एंड वील बी मोर देन हैप्पी आपको इस पूरे वर्कशॉप का पार्ट बनाने के लिए. जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि घोड़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करें, राइडर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और साथ ही साथ एक साथ मिलके आगे जाएं. उसके लिए ये है. I think there is another question on chat. Can we meet him personally? Sir, Deepti, Sameer, हमारे दो members हैं जो geographically आपके area के आसपास located है. They are in Lonavala and Pune. And अच्छा. I request कि if you guys can meet up together and perhaps form some kind of a knowledge bond over there, so that ISHL के जो एजेंडा है वो हम फॉर एंड वाइड वहां तक पहुंचा सकें. समीर और दीप्ति के लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो. आई थिंक दैट इज व्हाट. हाँ, तो मैं कल ही श्योरली मैं कल ही लोनावाला में था. मेरा फार्म लोनावाला में भी है. मेरे दो फार्म है, एक लोनावाला में है और एक वापी के पास है. अभी घोड़े फिलहाल वापी पे है, लेकिन मैं लोनावाला में कल ही था. आप कभी भी मिलिए. लोनावाला और पुणे तो आने जाना रहता ही है. आई वुड लव टू मीट देम. और कहीं और ज्यादा करेंगे, कहीं राइडिंग भी साथ में करेंगे तो आपको आगे लेके चलेंगे. वी कैन डू दैट. एंड इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द एसोसिएशन ओवर हियर तो बहुत कुछ कर सकते हैं. Thank you, sir. Aditi, you can just go on mute. I think double speaker है वहाँ पे. Sameer might also be there. But thank you so much. I think that's the opportunity we bring to the table. आप project से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, and in fact project के day one से, and अभी opportunity हमारे पास में है कि someone like Mr. Patel is kind of associating with you guys. Thank you so much, sir. I think this will go a long way on the project and for you also to understand more about the project. हाँ जी, तो दीजिए उनको मेरा नंबर. नो प्रॉब्लम. ऑन अ ग्रुप, ऑन पर्सनली वी कैन मीट. नो प्रॉब्लम. हाँ, मैं शेयर कर दूंगा नंबर. किसी एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. एक question पूछना था कि sir, usually in these endurance games we are seeing more of our Indian देसी horses participating. So ऐसा कुछ है sir कि यार जो English horses है they are not good enough for this sport, or how is it? और नहीं ऐसा नहीं है. ऐसा जरा भी नहीं है. जैसे बहुत से इवेंट्स में आपको बोलूंगा जहाँ पे मैं वो 60 किलोमीटर में जहाँ पे फर्स्ट आया था, शायद मैं ये समझता हूँ मेरी घोड़ी ज्यादा मारवाड़ी पे है. तो हम लोग तीनों जन साथ में आए थे 2-2 सेकंड के डिस्टेंस पे. तो ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, खाली वो लाइन क्रॉस किया. तो मेरी घोड़ी मारवाड़ी थी. सेकंड जो आया वो थरोब्रेड था. थर्ड जो आया वो शी वाज अ मिक्स ऑफ सिंधी और काठियावाड़ी. तो ऐसा कुछ नहीं है. और जो 80 किलोमीटर्स किए हुए क्वालिफाइड जो हमारे सर्कल में है, तो 80 किलोमीटर्स में थरोब्रेड ने भी किया है, काठियावाड़ी ने भी किया हुआ है, मारवाड़ी ने भी किया हुआ है. ऐसा कोई नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है कि ये घोड़ा बेटर है या ये घोड़ा इंफीरियर है. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं नहीं समझता हूँ. घोड़े की अपनी पहचान है. घोड़े का अपना इंडिविजुअल घोड़े के डिपेंड है. फिर आप उसको कैसा संभालते हो, कैसा क्या करते हो.
अभी कैसा है, आपके पास एक मारवाड़ी घोड़ा है और एक काठियावाड़ी घोड़ा है। मारवाड़ी घोड़े ने आपको दिखाया कि मैं लेम हूं, मारवाड़ी घोड़ा दिखा रहा है कि मैं लेम हूं, आप उसको ध्यान नहीं करोगे, उसको चलाते जाओगे और फिर वो परमानेंट लेम हो जाएगा। और काठियावाड़ी घोड़े को लेमनेस नहीं हुआ था, आपने चलाते रह गए, तो आप बोल गए अरे मारवाड़ी खराब है, काठियावाड़ी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। राइडर टू राइडर, हॉर्स टू हॉर्स, रीजन टू रीजन, आपने कैसा घोड़े से किया, और घोड़े की भी कीमत है। घोड़ा कोई बाय डिफॉल्ट घोड़ा एंड्योरेंस के लिए नहीं रहते हैं। घोड़े को भी मजा आना चाहिए लंबा राइड करने के लिए। वो आप रिकॉग्नाइज करो कि ये घोड़ा एंजॉय कर रहा है। अगर घोड़ा एंजॉय कर रहा है तो ही उसको पे मेहनत करो आगे करने के लिए। अगर घोड़ा एंजॉय नहीं कर रहा है, हर टाइम आपको उसको मार के बाहर निकालना है, हर टाइम पीछे से आदमी को बोलो अरे उसको हका लो, पत्थर डालो, चाबुक मारो, अगर वो घोड़ा नहीं एंजॉय करता है तो डोंट फोर्स द हॉर्स, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप हर टाइम स्ट्रगल ही करते रहोगे। इट्स नेचर, नो स्पेसिफिक ब्रीड। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। Okay. और कोई सवाल किसी का? ओके सर, अगर किसी का सवाल नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। आई थिंक बहुत बेनिफिशियल सेशन था ये। और जो नए राइडर्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे भी जो नए राइडर्स हैं इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आपको अब ट्रेनिंग के टाइम पे इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जब हम नेक्स्ट वर्कशॉप में ऑन द ग्राउंड जुड़ेंगे, मेरे ख्याल से आपका जो ग्रोथ है, नॉलेज का जो ग्रोथ है, वो ऑलरेडी 100% इंक्रीज हो चुका होगा। थैंक यू सो मच खुशरू सर। Thank you very much. All the best. And let me know if I can be of any help. Thank you so much, sir. Thank you. Sabhi attend attendees को thank you and wish you have a good day ahead. Thank you. Bye bye.